हेलो। बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन द लाइव क्लास। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? चलिए, अगर किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई देने में दिक्कत है या प्रेजेंटेशन उनकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आवाज अगर सुनाई नहीं दे रही है, तो वो चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑडियो रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, एनी क्वेश्चन? क्या आपको स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, सारे बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, योर लाइव केमिस्ट्री क्लास स्टार्टेड। Okay, so let's we start. This is our second class of chemistry of Cannizzaro reaction. The first class we introduce about the aldol condensation. ओके, ये हमारा आज केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अगर आप में से कोई मेरी पहली क्लास अगर मिस हो गई है, तो जल्दी ही हम उसकी एक रिपीट क्लास ले सकते हैं, या फिर अगर आप वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप इसी ऐप में लाइव क्लासेस सेक्शन पे आप जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। बीएससी पार्ट टू, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, उनके पार्ट टू, उनका जो दूसरा प्रश्न पत्र है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में यूनिट 3 में था एल्डोल कंडेंसेशन। और आज हम उसी के आगे पढ़ रहे हैं कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो मैं हूं प्रवीण यादव और बिलासपुर से लाइव हूं आपके साथ आज एक नए टॉपिक को लेकर के। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो व्हाट अबाउट द कैनिजारो रिएक्शन? ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, इस कैनिजारो रिएक्शन की क्रियाविधि क्या होती है, और क्रियाविधि के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या है, और ये एल्डोल कंडेंसेशन के साथ किस प्रकार से कोरिलेट होता है। ठीक है, तो आज हम इन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड वी स्टार्टेड Cannizzaro reaction. Okay, so I hope I am audible and the presentation is sharing on your mobile or computer screen. Okay, so while making notes, you uh, clip this slide, and this slide is make helpful for making of your notes. Okay, so अगर आप यहाँ पर नोट्स बना करके अगर आप पढ़ना चाहें, तो यहाँ पर मैंने जितनी भी जो स्लाइड बताई हुई है उस स्लाइड का उस स्लाइड का आप क्लिक कर सकते हैं, उस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो, यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो भी आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर ये ऐप पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, तो जहां पर भी अगर आपको समझ में ना आए, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑडियो रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा था, तो एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया पढ़ा था। ठीक है, एल्डोल संघनन की अभिक्रिया पढ़ी थी। ठीक है, तो प्लीज एक बार हम लोग उस सेशन को हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या होता है।
ठीक है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि दो एल्डिहाइड या दो कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वो संघनन अभिक्रिया के द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कहा था, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है कि एल्डिहाइड दो एल्डिहाइड अथवा दो कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है संघनन अभिक्रिया के द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं जिसे एल्डोल कहा जाता है। ठीक है। अब यदि आप ये थोड़ा सा विचार करिए कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो या जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाएगा तो वो कौन सी अभिक्रिया करेंगे, तो वो यहाँ पर आकर के कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ठीक है। तो इसी कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कैनिजारो अभिक्रिया जानने से पहले हम लोग कुछ एक जो अपने लगभग क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो अपने क्लास 11th या क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कोई बता सकता है? जितने भी ऑनलाइन ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्टेड हैं तो क्या वो बता सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? अपने क्लास 11th या 12th में 12th के सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको इसमें दे देता हूं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। कुछ याद आया? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। और अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा वो अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है। या फिर सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। दोनों अभिक्रिया में आपको अंतर समझ में आया? ऑक्सीकरण क्या होती है? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं वो होगी, वो कौन से, वो हो गई अपचयन की अभिक्रिया। ठीक है। यदि ये दोनों ही अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में होते हैं तब हम इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही सम्मिलित होते हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी है या किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं या ऑडियो रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो चीजों के बारे में बताया। पहले मैंने बताया था एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो एल्डिहाइड अथवा दो कीटोन संघनन अभिक्रिया के द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात जरूरी है कि एल्डोल अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होंगे तो वहां पर एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होंगे वह कैनिजारो अभिक्रिया देती है। ठीक है। तो कैनिजारो अभिक्रिया के से पहले मैंने यहाँ पर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताया था। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और अपचयन अभिक्रिया भी हो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन, कोई बता सकता है भाई क्या 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 बताया था मैंने अभी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का योग हो वो अपचयन अभिक्रिया, या फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता हो वो अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। तो वो होती है
रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैनिजारो अभिक्रिया देखते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड तीव्र क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन एल्डिहाइड तीव्र क्षार की उपस्थिति में, तीव्र क्षार की उपस्थिति में असमानुपातन अभिक्रिया के से संगत अम्ल के लवण और प्राथमिक अल्कोहल के बनने की क्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया किसमें होगी? ऐसे एल्डिहाइड में संपन्न होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होती है, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सभी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर कल्पना कीजिए कि यदि उस क्रियात्मक समूह के साथ कोई एरोमेटिक रिंग अगर जुड़ा हो, एरोमेटिक रिंग कहने का मतलब है कि यदि कोई बेंजीन रिंग उपस्थित हो या एरिल ग्रुप कोई उपस्थित हो, जैसे कि CH6H5CHO, ठीक है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, कोई भी अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं है, तो इसलिए यह एल्डोल अभिक्रिया न देकर के यह कैनिजारो अभिक्रिया देता है। जैसे कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर क्रियात्मक समूह के साथ सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। R3CCHO ट्राई एल्किल एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। उस कार्बोनिल समूह के साथ में अल्फा कार्बन है, लेकिन उस अल्फा कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। उस अल्फा कार्बन के साथ में, उस अल्फा कार्बन की तीन संयोजकता तीन एल्किल ग्रुप के साथ संतुष्ट है, तो वहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो ये सभी क्या देते हैं, ये सभी एल्डोल संघनन की अभिक्रिया न देकर के कैनिजारो की अभिक्रिया देते हैं। और दूसरा अंतर ये है कि हमने पढ़ा था कि जब हम एल्डोल संघनन की अभिक्रिया करते हैं तो एल्डोल संघनन की अभिक्रिया में हम तनु क्षार का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तीव्र क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और यह अभिक्रिया कैसी है? असमानुपातन अभिक्रिया। अब ये असमानुपातन अभिक्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं, असमानुपातन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो स्वतः ही रेडॉक्स होती है। स्वतः रेडॉक्स कहने का मतलब ये है कि उस अभिक्रिया में अर्ध अभिक्रिया क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही उसमें सम्मिलित हो, तब वो होगी स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। और इस स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पाद बनता है? तो पहला उत्पाद बनता है संगत अम्ल का लवण, और दूसरा बनता है प्राइमरी एल्कोहल, कोई प्राथमिक एल्कोहल बनने की अभिक्रिया प्राथमिक एल्कोहल बनने की अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड तीव्र क्षार की उपस्थिति में सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा एक संगत अम्ल का लवण और प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण करती है, उसे हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? और ये कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड में सुगमता पूर्वक होती है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, ठीक है, उसमें यह सुगमता के साथ संपन्न होती है। इस पेज में कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, जितने भी कनेक्टेड हैं वो सभी बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बीएससी सेकेंड ईयर की है भाई, बीएससी सेकेंड ईयर की है। अगर ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। पहली जो मैं क्लास लिया था 11 से 12 बजे के बीच में वो बीएससी फर्स्ट ईयर की लिया था, और अभी जो क्लास चल रही है वो बीएससी सेकेंड ईयर की चल रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो बाद में भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं उनको बता दे रहा हूँ, ये बीएससी सेकेंड ईयर का क्लास है, बीएससी फर्स्ट ईयर की नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आता है,
ठीक है, अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया तीव्र क्षार की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर अभिकारक के रूप में हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। जब दो अणु बेंजल्डिहाइड के तीव्र क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तब यहाँ पर मैंने देखा, हमने बताया था कि क्या बनता है, एक प्राइमरी अल्कोहल बनता है और दूसरा संगत अम्ल का लवण बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बनता है, बेंजील अल्कोहल C6H5CH2OH। ठीक है, अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो हमारे एंड से या फिर आपके एंड से उसको करेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो और नोट्स बनाने के लिए ध्यान रखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, तो देखिए बेंजल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल, बेंजल्डिहाइड के दो अणु यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया तीव्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनन होकर के बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट का निर्माण करते हैं। ठीक है, बेंजील अल्कोहल होता है C6H5CH2OH प्लस सोडियम बेंजोएट C6H5COONA। इसका जो लवण ये कौन से अम्ल का लवण है, तो ये बेंजोइक एसिड का सूत्र क्या होता है, C6H5COOH। बेंजोइक एसिड C6H5COOH, उसका सोडियम लवण C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, अभी आप ये रिएक्शन ऐसे ही देखिए, ये जब हम इसकी क्रिया विधि देखेंगे, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, तब ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है इसका वहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये केवल आपकी रिएक्शन समझाने के लिए है कि दो अणु बेंजल्डिहाइड के तीव्र क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं और उस कैनिजारो अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर बेंजील अल्कोहल C6H5CH2OH और सोडियम बेंजोएट C6H5COONA का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, इसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में बताया था, फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यह भी यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन देता है और कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर मैथिल अल्कोहल CH3OH और सोडियम फॉर्मेट HCOONA का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ठीक है, ये जो सोडियम फॉर्मेट है ये साल्ट है फॉर्मिक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड, उस फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण HCOONA सोडियम फॉर्मेट का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कोई परेशानी है, सिंपल सी स्लाइड है। ओके, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले स्लाइड में मैंने बताया था कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड तीव्र क्षार की उपस्थिति में सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल और संगत अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह जो अभिक्रिया है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ सुगमता से होती है। सेकंड स्लाइड मैंने अभिक्रिया बताई थी, यह जो रिएक्शन होती है इसमें बेंजल्डिहाइड के दो अणु बेंजल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कैनिजारो रिएक्शन देते हैं और कैनिजारो रिएक्शन से बेंजील अल्कोहल C6H5CH2OH और सोडियम बेंजोएट C6H5COONA। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देखे थे। फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कैनिजारो रिएक्शन देता है और कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर मेथिल अल्कोहल CH3OH और फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण HCOONA का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। समझ में आ गया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये कैनिजारो रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है और ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण जहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अपचयन जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा वो क्या कहलाएगा,
जो सब्सटेंस या जो मूलक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक, और वो स्वयं क्या होगा, वो स्वयं अपचयित होगा। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो कहलाएगा अपचायक। ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकारक अपचायक समझ में आ गया, क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ऑक्सीकारक क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। अपचायक क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो होगा अपचय। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने दो अणु क्या लिया था, दो अणु हमने एल्डिहाइड का लिया था। एक एल्डिहाइड क्या करेगा, एक एल्डिहाइड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा मतलब वो क्या होगा, वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किसमें होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप वहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। और दूसरी अर्ध अभिक्रिया में क्या होगी, दूसरा दूसरा एल्डिहाइड का अणु में क्या होगा, अपचयन होगा। तो वो अपचयन कैसे होगा, वो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, और हाइड्रोजन ग्रहण करके वो एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे हो रहा है, एक बार फिर से हम रिएक्शन पीछे की ओर ले जाते हैं, और पीछे की ओर ले जाकर के अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बेंजीन के दो अणु लिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो बेंजीन के दो अणु हैं, उनमें से एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होगा और दूसरा एल्कोहल में अपचयित होगा। ठीक है। वैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड के केस में भी होगा। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में एक अणु जो होगा वो अम्ल में ऑक्सीकृत होगा, और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और इस प्रकार का जो सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया कहलाती है असमानुपातन अभिक्रिया या व्युत परिवर्तन अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन और डिसम्यूटेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। असमानुपातन अभिक्रिया क्या है, असमानुपातन अभिक्रिया है स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया या स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। इसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या डिसम्यूटेशन रिएक्शन या व्युत परिवर्तन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। यह है कैनिजारो रिएक्शन। समझ में आया। इस स्लाइड में किसी को कोई परेशानी है, एनी क्वेश्चन? Any question related to this slide? ओके। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम देखते हैं। यस, एनीवन? यस, ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर देखते हैं कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म जो होता है वो तीन चरणों में होता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि यहाँ पर तीन चरणों में संपन्न होती है। ठीक है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के प्रथम चरण में हाइड्रोक्साइड आयन का कार्बोनिल समूह पर प्रतिवर्ती योग होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि अभिक्रिया के प्रथम चरण में हाइड्रोक्साइड आयन का कार्बोनिल समूह में प्रतिवर्ती योग होता है। यहाँ पर यह बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो उत्प्रेरक के रूप में हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, तीव्र क्षार। ठीक है। तीव्र क्षार में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। ठीक है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह भाई हमने उस तीव्र क्यों कहा है, क्योंकि वो आसानी से विघटित हो जाता है सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है। वह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। समझ में आया। तो पहला स्टेप इस रिएक्शन का ये है कि पहले स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन का कार्बोनिल कार्बन पर प्रतिवर्ती योग होता है। ठीक है।
तो हम पहले अब हम उसके केमिकल रिएक्शन की ओर चलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप में हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा कि सबसे पहले स्टेप में जो हाइड्रोक्साइड आयन है, उस हाइड्रोक्साइड आयन का कार्बोनिल समूह पर प्रतिवर्ती योग होता है। अब ये प्रतिवर्ती योग कैसे होगा, तो देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या जिसमें भी आप देख रहे हो, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टैब में, या फिर आप मोबाइल पे ही देख रहे होंगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको इसका मैकेनिज्म दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म में आप देखिए, ये जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है, वहां पर देखिए, उस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के साथ द्विबंध से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, आपने एक टर्म पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त सारणी में हम जैसे जैसे बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, भाई आप लोग सेकंड ईयर में हैं, आप लोगों को ज्यादा डिटेल में समझाना नहीं पड़ेगा, आप ये सब जानते होंगे। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो वहां पर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, कार्बन पहले आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो कार्बन कहां पर आता है, ध्यान देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन पहले आता है और ऑक्सीजन वहां पर बाद में आता है, तो दोनों में कौन अधिक विद्युत ऋणी होगा, दोनों में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होगा। ठीक है, या फिर आपको ज्यादा अगर सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। यदि मान लो कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि कॉलेज की बुक्स बहुत महंगी आती हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट्स को अगर मान लीजिए कोई बुक खरीदनी है, मान लो उसको केमिस्ट्री की बुक खरीदनी है। ठीक है, मान लो केमिस्ट्री की कोई बुक है, उसका रेट है 500 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है, मान लो कोई केमिस्ट्री की कोई बुक है, उसकी उसकी प्राइस है 500 रुपीज। अब वो 500 रुपीज किसी एक स्टूडेंट के लिए बियर करना क्या है, डिफिकल्ट है, तो वो क्या करता है, किसी अपने दोनों स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों 250 रुपए मिलाते हैं, और मान लीजिए वो एक बुक परचेस करते हैं, वो एक बुक खरीद लेते हैं। अब आप बताइए कि यदि वो बुक है, उस बुक को खरीदने में उन दोनों ही स्टूडेंट ने बराबर बराबर अमाउंट अमाउंट लगाया हुआ है या बराबर बराबर पैसा दिया हुआ है, तो अब बताइए कि वो बुक किसका होगा, वो बुक क्या दोनों का होगा या दोनों का ही नहीं होगा, तो भाई वो बुक तो दोनों का ही होगा ना भाई, क्योंकि दोनों तो बराबर बराबर पैसे मिलाए हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है, आपने सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा होगा, सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, तो सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, दोनों ही बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से वहां पर बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, उस पर किसी एक परमाणु का अधिकार नहीं होता, उस पर दोनों ही परमाणु का बराबर अधिकार होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा ताकतवर है। भाई अब अगर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो वो कार्बन को बोलेगा भाई मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं, मुझको इलेक्ट्रॉन दे दे, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही केस होता है, यहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है, ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो जब ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। समझ में आया, ये ऋणावेश और धनावेश कैसे है, भाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होते हैं, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऋणावेश आ गया, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ओ एच माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये उस कार्बन एटम पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखिए हाइड्रोक्सिड हाइड्रोक्साइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो सीधा उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, और उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके उसके साथ बंध के द्वारा जुड़ जाता है, तब यहाँ पर हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया कैसे बना, C6H5CHO, यहाँ पर बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो गए, और हाइड्रोक्साइल आयन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और उसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के पश्चात वहां पर हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, C6H5CHOH
डबल O माइनस। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश इसलिए आया है क्योंकि उसके ऊपर उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए उसके पास एक इकाई ऋण आवेश है। समझ में आया हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन कैसे बना? ठीक है, अब चलिए अब हम वापस चलते हैं क्रिया विधि की तरफ। क्रिया विधि में जब हम जाते हैं तब यहाँ पर दूसरा स्टेप हम देखते हैं। तो दूसरा स्टेप में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार बना हुआ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन अपने हाइड्राइड आयन को सीधे दूसरे एल्डिहाइड अणु में स्थानांतरित करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखिए, हमने अभिक्रिया जब देखी थी तब उस अभिक्रिया में मैंने कहा हुआ था कि यहाँ पर दो एल्डिहाइड के अणु भाग लेते हैं। एक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा अल्कोहल में अपचयित होता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अभिक्रिया होगी। ठीक है, और जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में पहले चरण में मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन किस पे जुड़ता है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनता है। अब ये जो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन है ये अपने हाइड्राइड आयन को एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। किसको प्रतिस्थापित करेगा? वो दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को या दूसरे एल्डिहाइड अणु को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगी, अब यहाँ पर ऑक्सीकरण भी यहाँ पर क्या हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। भाई जब हाइड्रोजन दिया मतलब क्या हो गया, वो अपचायक हो गया और जो हाइड्रोजन ग्रहण किया उसका अपचयन हुआ। ठीक है, तो अपचयन दूसरा एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड ने क्या किया, हाइड्रोजन को ग्रहण किया तो उसका अपचयन हो गया। अपचयन होकर के क्या बना, एल्कोक्साइड आयन बना। और जो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड है वो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया और वो ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बनाएगा, वो अम्ल का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ, रिएक्शन में आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला स्टेप क्लियर है, पहला स्टेप तो क्लियर है ना भाई। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप में आते। देखिए जब तक आपको स्टेप 1 समझ में नहीं आएगा तब तक आप स्टेप 2 नहीं समझ सकते। ठीक है, अगर स्टेप 2 में अगर किसी को परेशानी है तो रिप्लाई कर सकते हैं। ओके आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टेप 2 में, स्टेप 1 में हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बना है, ये तो समझ में आया हुआ है। अब ये अपना जो हाइड्राइड आयन है, अपना जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को वो दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को स्थानांतरित करता है। और वो स्थानांतरित कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बना हुआ जो बंध है वह क्या है, वह आयनीकृत बंध है। आयनीकृत बंध सहसंयोजक बंध है, लेकिन सहसंयोजक बंध बनने के साथ साथ का ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण जो सहसंयोजन बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। जब ये ऋण आवेश फिर से बंध की तरफ जाता है तब देखिए, तब यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन बंध है उस पर, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बंध बना हुआ है वह हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो लूजली कोवैलेंटेड बॉन्ड रहता है, मतलब वो बहुत ही बहुत ही दुर्बल बंध बन जाता है। वो दुर्बल बंध क्यों बनता है, तो वो दुर्बल बंध इसलिए बनता है क्योंकि देखिए यहाँ पर अम्ल का निर्माण होगा, C6H5 डबल बॉन्ड OH, अम्ल का निर्माण होगा। तो अम्ल का निर्माण होगा जिसके कारण उस कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को वो आसानी से वहां से त्याग देगा उस अम्ल के निर्माण के कारण। ठीक है भाई, हम अम्ल को बोलते हैं ना अम्लीय है, तो अम्लीय क्यों होता है, अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि वो विलयन में आसानी से हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड की प्रवृत्ति भी वैसे ही होगी, यह हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन अपने हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त कर देगा और यह हाइड्रोजन आयन कहां पर फिर से जुड़ेगा, फिर से वो बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर जुड़ेगा। और बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर कैसे जुड़ेगा, तो देखिए फिर से वैसे ही केस होगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन से अधिक अधिक विद्युत ऋणी है तो बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाएगा और इस प्रकार जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन आयन सीधे उस कार्बोनिल कार्बन पर जाकर के जुड़ जाता है। तो देखिए हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का ऑक्सीकरण होता है बेंजोइक अम्ल में C6H5COOH में, और जो बेंजल्डिहाइड है वो अपचयित हो जाता है, एल्कोक्साइड आयन का निर्माण करता है C6H5CH2O-। आया समझ में? सेकंड स्टेप समझ में आया भाई अच्छे से?
एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन पर उपस्थित जो ऋणावेश होता है वो फिर से उस कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध पर जाता है, जिसके कारण कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो आसानी से मुक्त हो जाता है। वह मुक्त होकर के वो दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड होता है वो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है बेंजोइक अम्ल में और दूसरे बेंजल्डिहाइड के अणु को अपचयित कर देता है एल्कोक्साइड आयन में। समझ में आया यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है देखिए, तो थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, अम्ल प्राप्त हुआ और एल्कोक्साइड आयन प्राप्त हुआ। अब इस अम्ल और एल्कोक्साइड में फिर से यहाँ पर प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है जो कि अधिक स्थायी युग्म एल्कोहल और एसिड एनायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कैसे होता है। तो भाई देखिए अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो बेंजोइक अम्ल बन गया है और एल्कोक्साइड आयन बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आप सीधे सीधे हाइड्रोजन आयन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन आयन लेकर के वो सीधे सीधे अम्ल बना देगा। ठीक है, तो वो सॉरी एल्कोहल का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेंजोइक अम्ल और एल्कोक्साइड आयन, तो बेंजोइक अम्ल और एल्कोक्साइड आयन से मोर स्टेबल पेयर जो है, अधिक स्थायी युग्म जो है वो होता है बेंजोएट आयन का और बेंजील एल्कोहल का। तो उसमें वो परिवर्तन कैसे होगा, तो उसमें परिवर्तन प्रोटॉन आदान प्रदान के द्वारा होगा। फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन का आदान प्रदान होगा। वो हाइड्रोजन का आदान प्रदान कैसे होता है देखिए, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बना था और बेंजोइक अम्ल के साथ एल्कोक्साइड आयन बना था। ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें का एक हाइड्रोजन आयन देखिए, यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन है उस कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। उस हाइड्रोक्सिल समूह का एक जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन वह जो बंध है वह बंध सीधे ऑक्सीजन पर स्थानांतरित होगा और हाइड्रोजन को हाइड्राइड आयन में मुक्त कर देगा। और यह जो हाइड्राइड आयन है यह हाइड्राइड आयन एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल एल्कोक्साइड आयन के द्वारा ग्रहण कर लेगा और एल्कोक्साइड आयन ग्रहण करके उसमें एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बेंजोइक अम्ल है वो बेंजोइक अम्ल बेंजोएट आयन में ऑक्सीकृत होता है और एल्कोक्साइड आयन बेंजील अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। ठीक है, और ये सभी सेल्फ रिएक्शन है, बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसको सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन या असमानुपातन अभिक्रिया या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या डिसम्यूटेशन रिएक्शन भी इसको कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर बेंजल्डिहाइड से बेंजोएट बेंजल्डिहाइड से बेंजोएट आयन और बेंजील अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अब बाद में देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये बाद में आवेश के विस्थानीकरण के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो ये आवेश के विस्थानीकरण के द्वारा कैसे होगा, ये जो एल्कोक्साइड आयन यहाँ पर जो बना हुआ है सेकेंड स्टेप में जो बना हुआ है वो फिर से वहां पर पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन होगा। आपने बेंजीन में पढ़ा होगा एरोमेटिसिटी में, फर्स्ट ईयर में आपने एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा, उस एरोमेटिसिटी में आपने बेंजीन में पढ़ा होगा पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। सेम वैसा ही पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन में भी होता है और एल्कोक्साइड आयन भी यहाँ पर स्थायीकृत प्राप्त कर लेता है। समझ में आया इसका इसकी क्रिया विधि, बेंजल्डिहाइड से बेंजोएट आयन और बेंजील अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो चैट बॉक्स में या फिर ऑडियो रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी केवल जैसा कि मैं देख रहा हूँ केवल 2 ही स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। ओके, ओके, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो लेना तो आता होगा ना भाई। स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो लॉक बटन है और आपकी मोबाइल का जो वॉल्यूम कम करने का बटन है, आवाज कम करने का जो बटन है और लॉक बटन है, दोनों को एक साथ दबाइए। दोनों को एक साथ दबाएंगे तब ये इसका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। ठीक है, वो काम आएगा जब आप नोट्स बनाएंगे तब। ठीक है, समझ में आया है इसकी क्रिया विधि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण है, ये जो थर्ड स्टेप है,
थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, बेंजोइक अम्ल और एल्कोक्साइड आयन है। ये जो बेंजोइक अम्ल है वो अपने हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण किसको करता है, एल्कोक्साइड आयन को करता है। और एल्कोक्साइड आयन को जब करता है तो एल्कोक्साइड आयन बेंजील अल्कोहल में अपचयित होता है और बेंजोइक अम्ल स्वयं ऑक्सीकृत होकर के बेंजोएट आयन का निर्माण कर देता है। यह जो अभिक्रिया है ये ड्यू ट्रीटेड वाटर के यूज से प्रमाणित किया जा चुका है। ड्यूटेटेड वाटर आप जानते हैं ड्यूटीरियम क्या होता है, आपने क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा समस्थानिक, समस्थानिक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना भाई। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी क्या होती है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, समझ में आया। तो जब हम यदि वाटर मॉलिक्यूल का सूत्र आपको पता होगा H2O, यदि वो H2O में हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से प्रतिस्थापित हो जाता है तब वो कहलाता है भारी जल। ठीक है, ड्यू ट्रीटेड वाटर, भारी जल, इसको D2O के द्वारा हम निरूपित करते हैं। ठीक है, तो जब हम अभिक्रिया माध्यम में इस ड्यूट्रीटेड वाटर का उपयोग करते हैं तब जो परिणामी अल्कोहल होता है वहां पर कार्बन ड्यूटेरियम बंध पाया जाता है और इसी कार्बन ड्यूटेरियम बंध का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि कि वहां पर हाइड्राइड आयन का सीधा ही स्थानांतरण होता है अम्ल से एल्कोक्साइड आयन में। ठीक है, जैसे कि मैंने रिएक्शन यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड आर गॉट द Cannizzaro reaction in the presence of strong sodium hydroxide in the presence of deuterated water they form the benzyl alcohol and the benzoate ion। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल तीव्र क्षार की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में और ड्यूट्रेटेड वाटर की उपस्थिति में बेंजील अल्कोहल और बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज द एविडेंस दैट हाइड्राइड आयन डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम द acid molecule to alkoxide molecule। okay, so this is the evidence। next slide। यहां पर यदि मान लो कि उस विलियन में हाइड्राइड आयन मुक्त अवस्था में होता है, ठीक है, यहां पर तो मैंने कहा हम फिर से उसी रिएक्शन पे चलते हैं जहां पर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है बेंजोइक अम्ल से एल्कोक्साइड आयन में। यदि मान लो कि जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो अभिक्रिया मिश्रण है, उस अभिक्रिया मिश्रण में हाइड्राइड आयन पहले से उपस्थित हो तो क्या होगा। यदि उस अभिक्रिया मिश्रण में हाइड्राइड आयन पहले से उपस्थित है तब यहाँ पर केवल एल्कोहल बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होगा और एल्कोहल बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होने का कारण यही है कि यहाँ पर से बेंजोइक अम्ल से हाइड्रोजन का ट्रांसफर न होकर के वो सीधे अभिक्रिया मिश्रण से एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने फास्ट रिएक्शन लिखा है, तो ये फास्ट रिएक्शन इसीलिए लिखा है क्योंकि हाइड्राइड आयन का सीधे ट्रांसफर होता है एल्कोक्साइड आयन में। ओके, सो दिस इज द सेकंड एविडेंस दैट हाइड्राइड आयन इज डायरेक्ट ट्रांसफर टू एसिड टू एल्कोक्साइड आयन। समझ में आया। उसके अलावा जब हम अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया की दर स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, जब अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं तब क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह की उपस्थिति एल्डिहाइड की सक्रियता को बढ़ाता है। ठीक है, अगर आप में से जितने भी अभी कनेक्टेड हैं, यदि उनमें से कोई मेरी पिछली क्लास में अगर कनेक्टेड रहा होगा, एल्डोल कंडेंसेशन की अभिक्रिया अगर किसी ने पढ़ी होगी तो वहां पर मैंने बताया था धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला ग्रुप और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला ग्रुप। ठीक है, तो वहां पर देखिए, वहां पर क्या होता है, जैसे कि वहां पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मेथिल ग्रुप क्या करता है बताइए, मेथिल ग्रुप प्लस धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला ग्रुप क्या होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला ग्रुप क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, सॉरी, क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव मतलब वह क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा नहीं होने देता, वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो यदि वहां पर अपनी ओर खींचने वाले समूह उपस्थित होंगे तब वह अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि अभिक्रिया करने के लिए कार्बन क्रियात्मक समूह के पास इलेक्ट्रॉन ही उपलब्ध नहीं होंगे। यदि क्रियात्मक समूह के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो अभिक्रिया आगे की ओर नहीं बढ़ेगी।
ठीक है। यदि वहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाला समूह हो, यदि वहां पर ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह हो, तब वह अभिक्रिया की सुगमता को बढ़ाता है। तो सेम वैसा ही केस यहाँ पर कैनिजार अभिक्रिया में भी होता है। यदि वहां पर क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने वाला समूह हो, यदि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह, यदि उस कार्बोनिल ग्रुप से कोई ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो, तब वह अभिक्रिया बहुत अधिक सुगमता से होती है, क्योंकि जब क्रियात्मक समूह पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तो वो उस एल्डिहाइड की सक्रियता को बढ़ाएंगे, उस क्रियात्मक समूह की सक्रियता को बढ़ा देंगे, और क्रियात्मक समूह जितना अधिक सक्रिय होगा वह रिएक्शन उतना ही तीव्र गति से होगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैंने तो कह दिया कि भाई धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला इलेक्ट्रॉन को सॉरी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला ग्रुप यदि क्रियात्मक समूह में होगा तो वो अभिक्रिया को नहीं होने देगा, और यदि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह यदि होगा तो वो अभिक्रिया को सुगम बनाएगा। तो भाई कहने बस समझ जाइए, उसका प्रमाण देखिए। तो यहाँ पर इसका प्रमाण ये है कि जब ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर होता है, ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण स्टेट, संक्रमण अवस्था, तो उस संक्रमण अवस्था में एल्डिहाइड के दोनों ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर रिएक्शन में देखा था। हम वापस पिछली स्लाइड की ओर जाते हैं, जब हम यहाँ पर इसमें देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो पहला मॉलिक्यूल है, बेंजील्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल है वो भी ऋणात्मक आवेश ग्रहण किया है, और बेंजील्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी एल्कोक्साइड आयन में ऋण आवेश को ग्रहण किए हैं। ठीक है। द बोथ द मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एक्वायर सम नेगेटिव चार्ज इन द ट्रांजिशन स्टेट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। ओके, तो यहाँ पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि दोनों ही मॉलिक्यूल, बेंजील्डिहाइड के दोनों ही मॉलिक्यूल संक्रमण अवस्था में हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड और एल्कोक्साइड आयन के फॉर्मेशन में ऋण आवेश को ग्रहण कर लेते हैं, और उसी ऋणावेश को ग्रहण करने के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि यदि इस क्रियात्मक समूह में जो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाएगा, तब वहां पर क्रियात्मक समूह अधिक सक्रिय होगा, और जब क्रियात्मक समूह अधिक सक्रिय होगा तो वह अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाएगी। ठीक है। और यदि वहां पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम करने वाला समूह होगा तो वह अभिक्रिया को क्या करेगी, वह अभिक्रिया को आगे की ओर नहीं बढ़ने देगी। समझ में आया? तो ये हो गया इसके बारे में कुछ बातें। ठीक है। इस स्लाइड में किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। ये उसके बाद फिर आता है कि भाई हमारे पास तो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। हमारे पास दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनाता है और दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एल्कोक्साइड आयन बनाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो पहले हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनाएगा और दूसरा बाद में एल्कोक्साइड आयन बनेगा। तो इसको समझने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र देखिए, जैसे अगर आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए वहां पर स्टेप 1 में मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वह फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, यह जो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, यह फॉर्मेल्डिहाइड हमने यहाँ पर तीव्र क्षार अभिक्रिया माध्यम में हमने तीव्र क्षार लिया है, तो तीव्र क्षार क्या प्रोड्यूस करता है, एक सोडियम आयन मुक्त करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन ही न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, और यही न्यूक्लियोफाइल किस में जाकर के जुड़ता है, यह कार्बोनिल कार्बन पर जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है। जैसे कि आप फॉर्मेल्डिहाइड के केस में देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में क्या होता है, सेम वही चीज होता है। ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और हाइड्रोक्साइड आयन उस पर जुड़ करके हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के केस में क्या होता है, यह फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राइड आयन का सीधे ही ट्रांसफर नहीं करता। ये क्या करता है, ये अपना जो हाइड्रोजन आयन है, वो दूसरे हाइड्रोक्साइल आयन को देख करके जल का अणु बनाता है। ये दूसरे एल्डिहाइड को सीधे ही हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर नहीं करता। ये क्या करता है, ये पहले दोगुना ऋणावेशित ऋण आयन का निर्माण करता है। दोगुना ऋणावेशित आयन का निर्माण कैसे करेगा, तो देखिए हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो
कार्बन से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है इस पर एक इकाई ऋणात्मक आवेश है और उस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ा हुआ है। तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, इस OH समूह के हाइड्रोजन को वह आसानी से मुक्त कर देता है और मुक्त करके इसको कौन ग्रहण कर लेता है? इसको हाइड्रोक्सिल आयन ग्रहण कर लेता है और हाइड्रोक्सिल आयन ग्रहण करके जल के अणु का निर्माण करता है और परिणाम स्वरूप हमें दोगुना आवेशित ऋण आयन का निर्माण होता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? भाई फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन को हाइड्रोक्सिल आयन को ग्रहण करके हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनाता है और यह हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड अपने एक हाइड्रोजन को मुक्त करके दोगुना आवेशित ऋण आयन का निर्माण कर लेता है। अब ये जो डबल चार्ज एन आयन है ये क्या करेगा? ये अपना दूसरे हाइड्राइड आयन को दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को देकर के अम्ल और एल्कोक्साइड आयन का निर्माण करेगा। तो देखिए वो स्टेप 3 में हम देखते हैं वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोगुना आवेशित ऋण आयन है, ये दोगुना आवेशित ऋण आयन फिर से अपने हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। तो वो हाइड्रोजन को मुक्त कैसे करेगा? तो देखिए उसके पास 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन पर एक-एक ऋण आवेश है। उसमें का एक जो ऋण आवेश है वो फिर से कार्बन ऑक्सीजन के मध्य में द्विबंध का निर्माण करता है और कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा हाइड्रोजन आसानी से मुक्त कर देता है और जब वो उस हाइड्रोजन को मुक्त करता है तो उस हाइड्रोजन को दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल उसको ग्रहण कर लेता है और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल ग्रहण करके एल्कोक्साइड आयन में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है और जो दोगुना आवेशित ऋण आयन है, डबल चार्ज आयन है, वो स्वयं अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो स्वतः अम्ल में ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन करता है और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो एल्कोक्साइड आयन में अपचयित हो जाता है। अब स्टेप 4 में फिर से वही केस होता है, फिर से यहाँ पर हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है और हाइड्राइड आयन के ट्रांसफर के द्वारा यहाँ पर एल्कोहल बनता है और एल्कोहल के बाद यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में वर्क किया था फर्स्ट स्टेप में, वही हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर फिर से रिप्रोड्यूस हो जाता है इन द फोर्थ स्टेज। समझ में आया? इस स्लाइड में किसी को कोई परेशानी? ओके, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से मेथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर जब पहले हमने बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन देखा था, उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन देखा है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है? बेंजल्डिहाइड के रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होता है और हाइड्रोक्सिल आयन के अटैक से हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनाता है। ये हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड अपना हाइड्रोजन आयन दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, वहां पर अम्ल और एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो अम्ल और एल्कोक्साइड आयन है वो फिर से प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है और प्रोटॉन के स्थानांतरण के द्वारा वो फिर से एल्कोहल और अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जब हम लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में दूसरा होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हाइड्रोक्साइल आयन को ग्रहण करके हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनाता है। यह हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड फिर से अपने एक हाइड्रोजन आयन को लूज करता है, मुक्त करता है और डबल चार्ज एन आयन का निर्माण करता है। यह डबल चार्ज एन आयन दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और उसको एल्कोक्साइड आयन में रिड्यूस कर देता है, एल्कोक्साइड आयन में अपचयित कर देता है और स्वयं फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह जो मेथॉक्साइड आयन है फिर से जल से हाइड्राइड आयन लेकर के अल्कोहल का निर्माण करता है और फिर से हाइड्रोक्सिल आयन को मुक्त करता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर आज हम अपना सेशन खत्म करते हैं। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कैनिज़ारो अभिक्रिया का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद फिर आता है इसका एप्लीकेशन और फिर पढ़ेंगे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। आज हमने क्या-क्या पढ़ा? आज हमने एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइंड कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है? कैनिज़ारो रिएक्शन की क्रियाविधि क्या होती है? इस क्रियाविधि को हमने बेंजल्डिहाइड के साथ देखा और हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देखा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है इस सेशन में? ठीक है, तो आप सभी जितने भी स्लाइड मैंने बताए हैं उन सभी स्लाइड का आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से ही नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
एनीवन प्रॉब्लम? ओके ओके। सो स्टूडेंट, मैं बस यही कहूंगा कि मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। अगर आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी कम पढ़ेंगे उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आएंगे। तो स्टडी करते जाइए। ओके ओके। सो आज का सेशन हम यही खत्म कर रहे हैं। ओके, गुड लक।